बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन, का 15 अक्टूबर है और दिन है मंगल का। पाकिस्तान में जब भी कोई ताकतवर शख्स अपनी मुद्दत मुलाज़मत ख़त्म होने के बाद रिटायर होता है तो यही सवाल उसकी मुद्दत मुलाज़मत ख़त्म होने के बाद पूछा जाता है कि क्या ये शख्स पाकिस्तान में रहेगा या बैरून मुल्क चला जाएगा। अब काजी फायज ईसा का जिस किस्म का दौर रहा, जिस किस्म के मुतनाज़ा फैसले काजी साहब ने अपने दौरे इक़्तिदार में किए, यानी पिछला 1 साल काजी फायज ईसा का पूरा टेन्योर मुतनाज़ा फैसलों से भरा हुआ है। तो यही सवाल काजी साहब के मुतल्लिक पिछले चंद दिनों से शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रहा था कि क्या चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा 25 अक्टूबर के बाद पाकिस्तान में ही रहेंगे या पाकिस्तान से कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। तो पिछले चंद घंटों के अंदर काजी साहब के बैरून मुल्क जाने के हवाले से एक बहुत बड़ा फैसला हो चुका है। काजी साहब 25 अक्टूबर के बाद किस मुल्क जा रहे हैं, तमाम तर तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जाहिर है काजी फायज ईसा ने अपने दौरे इक़्तिदार में जिस किस्म के फैसले दिए, खुद काजी फायज ईसा को भी इस बात का अंदाज़ा है कि उनका पाकिस्तान में रहना कितना मुश्किल होगा। अभी चंद दिन पहले काजी फायज ईसा अपनी फैमिली के साथ इस्लामाबाद के एक मकामी बेकरी में गए। वहां पर जिस किस्म का अवामी रद्द-ए-अमल काजी फायज ईसा को देखना पड़ा वो अनप्रेसिडेंटेड था। पाकिस्तान की अदालती तारीख में कभी किसी चीफ जस्टिस, जो सिटिंग चीफ जस्टिस हो, उसको इस किस्म का रवैया या इस किस्म के रद्द-ए-अमल का सामना अमूमी तौर पर करना नहीं पड़ता। लेकिन काजी फायज ईसा ने जिस किस्म के मुतनाज़ा फैसले दिए, जिस किस्म की खामोशी इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों पर जारी रखी, फिर अपने साथी जजिस के साथ जिस किस्म का उनका सलूक रहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजिस के अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस के साथ जिस किस्म का सलूक काजी साहब का रहा, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के खिलाफ जो कुछ वो करते रहे, तो ये मुमकिना रद्द-ए-अमल काजी फायज ईसा को आना ही था। इसी वजह से काजी फायज ईसा ने 25 अक्टूबर के बाद, यानी 25 अक्टूबर की सुबह जब वो उनका आखिरी दिन होगा, जिस दिन फुल कोर्ट रेफरेंस होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसके बाद काजी फायज ईसा पाकिस्तान से चले जाएंगे। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है काजी फायज ईसा के अलावा हवाले से। अब इसको आप जस्टिस मंसूर अली शाह का डर कहें, क्योंकि जाहिर है वो सीनियर प्यूनी जज हैं इस टाइम। जस्टिस मंसूर अली शाह 25 अक्टूबर को उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है। और इंटरेस्टिंगली जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ काजी साहब का जिस किस्म का रवैया रहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से जिस तरह उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाला, जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाले जाने पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने काजी साहब को जो ख़त लिखा, फिर काजी फायज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह को जो जवाबी ख़त लिखा, तो इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो टॉप के 2 सीनियर जजेस हैं, यानी काजी फायज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह, इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात कोई खुशगवार नहीं है, कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 12 जजेस ऐसे हैं जिनकी पिछले कई माह से काजी फायज ईसा से सलाम दुआ भी नहीं है। तो काजी फायज ईसा कैसे पाकिस्तान में रह सकते हैं, यह सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था जो पिछले कई दिनों से गर्दिश कर रहा था। बिल आखिर इस सवाल का जवाब पिछले चंद घंटों के अंदर आ गया। खबर यह है कि काजी फायज ईसा 25 अक्टूबर को रिटायर होंगे। 29 अक्टूबर को, यानी अपनी रिटायरमेंट के महज 3 दिन बाद वो पाकिस्तान से चले जाएंगे। अब काजी साहब का बैरून मुल्क चले जाना, वो जो तमाम तर इंतजामात हुए हैं जिसकी वजह से ये खबर कंफर्म हुई है, उसकी तफसीलात मैं आपको बताता हूं आगे चलकर। लेकिन एक चीज कंफर्म हो गई है कि काजी फायज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए वो जो एक आईनी अदालत का क़याम होना था, जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम शहबाज शरीफ की हुकूमत करना चाहती थी, इसका मतलब यह है कि वो वफाकी आईनी अदालत की कहानी भी ख़त्म हो गई है। क्योंकि पहला प्लान तो ये था कि काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन दे दी जाए। जब वो एक्सटेंशन में नाकामी हुई इस निज़ाम को, तो दूसरी कोशिश की गई कि ऐसी वफाकी आईनी अदालत बनाई जाए जिसका सरबराह काजी फायज ईसा को लगा दिया जाए, यानी अगले 3 साल तक काजी फायज ईसा फिर इस निज़ाम के लिए सहूलतकारी करते रहे। अब चूंकि काजी फायज ईसा ने पोस्ट रिटायरमेंट प्लान
बना लिया है। काजी फायज ईसा की बाकायदा तौर पर टिकटें बुक हो चुकी हैं, वो किन किन ममालिक में जाएंगे। काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट के बाद जो तमाम तर सरकारी तौर पर इंतजामात किए जाने हैं, जो किसी भी रिटायर होने वाले जज या किसी भी रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस के लिए सरकारी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान करती है, पिछले चंद घंटों के अंदर उस हवाले से क्या काम हुए हैं, ये तमाम तर खबरों की तस्दीक हो गई कि काजी फायज ईसा अब किसी वफाकी आईनी अदालत के सरबराह भी नहीं लगने जा रहे। अगर उन्होंने वफाकी आईनी अदालत का सरबराह लगना होता या शहबाज शरीफ की हुकूमत वफाकी आईनी अदालत बनाने में कामयाब होती हुई नजर आ रही होती, तो वो अपनी टिकटें ना बुक करवा लेते, क्योंकि जाहिर है ये जो वफाकी आईनी अदालत भी बननी है, मुमकिन तौर पर वो आईनी तरमीम मंजूर होने के बाद ही बननी है। यानी वफाकी आईनी अदालत का कयाम भी आईनी तरमीम के मंजूर हुए बगैर नहीं हो सकता। अब उस आईनी तरमीम को मंजूर करने के लिए शहबाज शरीफ की हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन के लिए 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी और आईनी तरमीम मंजूर हो ही नहीं सकती 2/3 अक्सरियत के बगैर। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो इनकार कर चुके हैं। कल मौलाना फजल रहमान ने जिस किस्म का जलसे में खिताब किया, डायरेक्ट जो है वो शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ एक मुकम्मल चार्जशीट पेश की। मौलाना फजल रहमान साहब ने तो कल क्लियर कर दिया कि किसी भी ऐसी आईनी तरमीम को सपोर्ट नहीं किया जाएगा जिसका मुसव्वदा ही जो है वो मंजर आम पर ना है। तो मौलाना फजल रहमान शहबाज शरीफ की हुकूमत के साथ नहीं खड़े हो रहे, इसी वजह से वो आईनी तरमीम की कहानी खत्म हुई और अब वफाकी आईनी अदालत का चैप्टर भी बंद हो गया। खबर यह है कि काजी फायज ईसा 25 अक्टूबर को रिटायर होंगे और 29 अक्टूबर को सबसे पहले वो लंदन जाएंगे। बाकायदा तौर पर टिकटें बुक हो चुकी हैं काजी फायज ईसा की अहलिया मिसेस सरीना ईसा की, ये दोनों जो हैं वो 29 अक्टूबर को लंदन जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि लंदन में काजी फायज ईसा का कयाम चंद दिन पर मुहित नहीं होगा, बल्कि काजी फायज ईसा चंद हफ्ते जो हैं वो लंदन में कयाम करेंगे। अब ये वो तमाम तर खबरें हैं जो शहर इक़्तिदार के जो बाखबर रिपोर्टर्स हैं या जो क्रेडिबल सोर्सेज हैं वो तस्दीक कर रहे हैं कि काजी फायज ईसा की टिकटें बुक हो चुकी हैं, लंदन में वो चंद हफ्ते कयाम करेंगे। उसके बाद काजी फायज ईसा टर्की जाएंगे, तुर्की में काजी फायज ईसा 1 से 1.5 हफ्ता स्टे करेंगे। उसके बाद काजी फायज ईसा उम्रा अदा करने जाएंगे। यानी 29 अक्टूबर के बाद काजी फायज ईसा का 2-2.5 महीने का ये पूरा प्लान है जो सरकारी तौर पर, जाहिर है किसी भी जज ने जाना और फिर काजी साहब तो जाहिर है चीफ जस्टिस रिटायर होंगे तो तमाम तर इंतजामात सरकारी तौर पर किए जाते हैं। सरकारी तौर पर इंतजामात होना शुरू हो चुके हैं कि काजी फायज ईसा रिटायर होने के फौरन बाद लंदन, टर्की और उसके बाद उम्रा अदा करने जाएंगे। अब एक खबर शहर इक़्तिदार में पिछले चंद घंटों के अंदर यह भी कंफर्म हुई है कि काजी फायज ईसा को रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलनी है, जो किसी भी जज को मिलती है, किसी भी चीफ जस्टिस को मिलती है, उसके लिए भी सरकारी दस्तावेजात, सरकारी तौर पर कागजात की तैयारी शुरू हो चुकी है। यानी जो भी मुतलका इदारे हैं पेंशन देने के लिए सरकारी मुलाजमीन के रिटायरमेंट के बाद उनको ये हदायत कर दी गई हैं कि 25 अक्टूबर के बाद काजी फायज ईसा की जो सरकारी तौर पर पेंशन है उसके लिए तमाम तर इंतजामात किए जाएं। जो दस्तखत लेने हैं काजी फायज ईसा से वो 25 अक्टूबर से पहले ले लिए जाएं। और दिलचस्प बात यह है कि काजी फायज ईसा भी खुद सरकारी जो मुतलका इदारे हैं उनको ये अपडेट कर चुके हैं कि वो 25 अक्टूबर के बाद सिर्फ 3 या 4 दिन मुल्क में होंगे। तो जितने भी उनसे सिग्नेचर्स देने हैं, जितने भी ज़रूरी कागजात पर दस्तखत करवाने हैं वो अगले 3 या 4 दिन के अंदर करवा लिए जाएं, क्योंकि 29 अक्टूबर की सुबह काजी फायज ईसा ने अपनी अहलिया के साथ लंदन चले जाना है। इसका एक पहलू तो ये है कि काजी फायज ईसा को मुमकिन तौर पर अवामी रद्द-ए-अमल का खदशा है। अगर वो चीफ जस्टिस होते हुए इस्लामाबाद की किसी मकामी बेकरी में जाकर इस मुमकिना रद्द-ए-अमल को देख सकते हैं, तो सोचिए जब वो चीफ जस्टिस नहीं होंगे, जब उनके साथ कोई सरकारी प्रोटोकॉल नहीं होगा, जब उनके कहने के ऊपर कोई सो मोटो नहीं ले सकेगा, जब उनके कहने के ऊपर कोई इदारा हरकत में नहीं आ सकेगा, तब उनको किस किस्म के अवामी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। जिस तरह साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब अपनी रिटायरमेंट के अगले ही दिन बैरून मुल्क चले गए, क्योंकि उनको भी मुमकिन
طور پر عوامی رد عمل کا خدشہ تھا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ پہلے اٹلی میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، پھر دبئی میں جو کچھ ہوا، یعنی وہ جہاں پر بھی اپنی فیملی کے ساتھ جاتے ہیں ان کو عوامی رد عمل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ کا جو دور رہا، قاضی فائز عیسیٰ کو بھی خود اس بات کا پتہ ہے کہ جس قسم کے انہوں نے فیصلے دیے ہیں ان کا آسان نہیں ہے پاکستان میں کھلے عام گھومنا، یعنی مارکیٹس میں جانا، ریسٹورنٹس میں بیٹھنا، ان کو ممکنہ طور پر عوامی رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسرا جو شہر اقتدار کے باخبر لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ ایک اور وجہ سے پاکستان سے جانا چاہتے ہیں، اور وہ وجہ عین ممکن ہے مبینہ طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کا رد عمل ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے بلے کا انتخابی نشان ہو، اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ کے کئی متنازع فیصلے ہیں، مخصوص نشستوں والا کیس ہو، پھر قاضی فائز عیسیٰ نے آئینی ترمیم کے حوالے سے جو کچھ کیا، پھر نیب ترامیم کالعدم کیس پر جو کچھ کیا، آرٹیکل 63A کی نظر ثانی درخواست پر جو کچھ کیا، پھر سب سے بڑھ کر قاضی فائز عیسیٰ کا جو متنازع کردار ہے وہ اپنے ساتھی ججز کے حوالے سے ہے۔ جس طرح پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی سے جسٹس منیب کو عجیب طریقے سے نکال کر اپنی مرضی کا بینچ بنانے کے لیے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی تشکیل نو ہو گئی، تو یہ وہ تمام کام ہے جس پر قاضی فائز عیسیٰ کی بھی طلبی ہو سکتی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کیا تھا، اس ریفرنس پر بھی قاضی فائز عیسیٰ مطمئن جواب نہیں دے سکے تھے۔ یعنی قاضی فائز عیسیٰ سے اس ریفرنس میں یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ آپ نے بیرون ملک اثاثے کیسے بنائے، لندن میں جو پراپرٹیاں ہیں ان کی کیا منی ٹریل آپ کے پاس ہے جو آپ کی اہلیہ کے نام پر ہیں، جو قاضی فائز عیسیٰ کے اپنے نام پر ہیں؟ لیکن اس ٹائم سپریم کورٹ آف پاکستان کے کچھ ججز نے قاضی صاحب کو ریسکیو کر لیا تھا، قاضی صاحب کو بچا لیا تھا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قاضی صاحب کا وہ پرانا جو گڑا مردہ ہے وہ اکھاڑ لیا جائے، قاضی صاحب سے اس ریفرنس کے متعلق سوال و جواب ہونا شروع ہو جائیں، اس منی ٹریل کے متعلق سوال و جواب ہونا شروع ہو جائیں، تو قاضی فائز عیسیٰ کی پوسٹ ریٹائرمنٹ لائف آسان نہیں ہوگی۔ میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ ججز جو ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی ایک لیگیسی چھوڑ کے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ جج اپنے فیصلوں کی وجہ سے یاد رکھا جاتا ہے، اپنے فیصلوں کی وجہ سے اس کا نام عدالتی تاریخ میں زندہ رہتا ہے، لیکن بدقسمتی سے جس قسم کی لیگیسی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کو اپنی لیگیسی، اس قسم کی لیگیسی کی وجہ سے ہمیشہ پاکستان میں رہیں، پاکستان سے باہر رہیں، ممکنہ طور پر رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یعنی میں آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد لندن میں ہوں، دبئی میں ہوں، دنیا کے کسی ملک میں بھی ہوں، جب ان کا سامنا پاکستانی کمیونٹی سے ہوگا یا کوئی ایسا شخص جو قاضی فائز عیسیٰ کے کردار کو جانتا ہوگا، پاکستان میں سیاسی نظام سے واقف ہوگا، جب وہ قاضی فائز عیسیٰ کا سامنا کرے گا تو قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو ان دنوں میں قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی وہ جہاں جاتے ہیں ان کو رد عمل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے قاضی فائز عیسیٰ اپنے ریٹائرمنٹ کے 3 دن بعد لندن چلے جائیں گے، لندن رہیں گے، ٹرکی آئیں گے، ٹرکی کے بعد عمرہ کرنے جائیں گے۔ کتنا عرصہ وہ پاکستان سے باہر رہتے ہیں، کتنا عرصہ وہ باہر رہنے کے بعد پاکستان واپس آتے ہیں، بہرحال انتظامات جو ہیں وہ قاضی صاحب کے لیے سرکاری طور پر ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ان کی جو پینشن کے حوالے سے دستاویزی جو کاروائیاں ہونی ہیں یا جو کچھ بھی ارینجمنٹس ہونی ہیں اس کے اوپر بھی کام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے اپڈیٹ کرتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اہل خانہ کا حامی ناصر ہو۔ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ